हाय गाइस, निषेधा क्लासेस में आपका स्वागत है। आप इसमें क्विक रिवीजन कर सकते हैं जीके, जीएस, लूसेंट, घटना चक्र एवं बीपीएससी, एसआई, एसएससी, रेलवे एवं अन्य सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण पूर्व वर्षों के प्रश्नों का। तो जो मैंने 46 सेट में दिए थे, सेट 14 का क्वेश्चन, आइए उसको डिस्कशन करते हैं। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? किसके पास होता है वास्तविक प्राधिकार? तो प्रधानमंत्री के पास होता है। नेक्स्ट है, किस देश की संसद को संसद जननी कहा जाता है? तो ब्रिटेन की जो संसद है उसको संसद जननी कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो कब हुए थे? 1951 से 52 के बीच। चौथा है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में कितने मास के भीतर भरा जाना चाहिए? तो 6 मास के भीतर। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? 2। तो आइए 47 सेट का वीडियो शुरू करते हैं। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? पहला है सुक्ति संग्रह, दूसरा है मूसा संहिता, तीसरा है त्रिपिटक, चौथा है जिंदावस्था। तो इसका आंसर क्या होगा? जो यहूदी हैं उनके धार्मिक पाठ का नाम क्या है? मूसा संहिता, जिसको तोराह भी बोलते हैं। और इनकी जो पूजा स्थल है उसको क्या बोलते हैं? सिनेगॉग के नाम से जाना जाता है। और त्रिपिटक जो है बौद्धों का है और जिंदावस्था जो है पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। तो इसका आंसर क्या होगा? मूसा संहिता। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों के कालक्रमानुसार लिखिए। पहला है नंद वंश, दूसरा शिशुनाग, तीसरा मौर्य, चौथा है हर्यक। तो जो ये है हर्यक वंश है वो 544 से 412 ईस्वी पूर्व में, शिशुनाग वंश 412 से 345 ईस्वी पूर्व, और नंद वंश जो है 345 से 322 ईस्वी पूर्व, और मौर्य वंश जो है 322 से 184 ईस्वी पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले 4 हर्यक वंश, उसके बाद फिर है शिशुनाग वंश, उसके बाद फिर नंद वंश, उसके बाद फिर मौर्य वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट है, महाभाष्य लिखा था किसने? गार्गी ने, दूसरा मनु ने, तीसरा बाघ ने, चौथा पतंजलि ने। तो किसने लिखा था? महाभाष्य के रचनाकार कौन थे? पतंजलि थे। ठीक है। इस ग्रंथ से इस बात की जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देव प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाई थी। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह, पहला है ऑप्शन, विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, दूसरा विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, तीसरा स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, और चौथा है दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो इसका आंसर क्या होगा? जो संविधान के अनुच्छेद 9 में है कि नागरिकता संबंधी उपबंध मात्र उन लोगों से संबंधित है जिन्होंने इसके प्रारंभ होने के पूर्व किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। संविधान लागू होने के उपरांत नागरिकता की प्राप्ति तथा समापन के संबंध में पूर्ण व्यवस्था नागरिकता अधिनियम में दी गई है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कौन सा है? 1955। ठीक है। कि धारा 9 के अनुसार दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर तथा धारा 10 के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा लोकहित में नागरिकता का समापन किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कि स्वेच्छा से जो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो वो व्यक्ति क्या होगा? भारत का नागरिक नहीं होगा। नेक्स्ट है, स्थानीय सरकारें आधार हैं किसका?
पहला है अभिजात तंत्र का, दूसरा लोकतंत्र का, तीसरा धर्मनिरपेक्षवाद का, चौथा है आरक्षण का। तो इसका आंसर क्या होगा? जो स्थानीय सरकार है वो उसका आधार क्या है? लोकतंत्र होता है। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वे हजार गलतियां करें, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? लोकतंत्र का। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? पहला दलीय या पार्टी प्रणाली, दूसरा संसदीय प्रणाली, तीसरा जाति व्यवस्था, चौथा है आर्थिक प्रणाली जिसको अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। तो स्वतंत्र भारत के संबंध में यह परिकल्पना की गई थी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना के बाद जो जाति व्यवस्था का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, किंतु स्वतंत्रता के 6 दशकों के बाद भी व्यवस्था जो है अभी तक समाप्त नहीं हुई है, बल्कि इससे क्या हो गया? राजनीति से घनिष्ठ संबंध हो गए हैं, जो लोकतंत्र के वास्तविक आधार के क्या है? विपरीत है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? जातीय व्यवस्था। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? पहला स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, दूसरा अवसर की समानता, तीसरा अधिकारों का संरक्षण और चौथा है उक्त सभी। तो जो देश में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना के लिए उपयुक्त वर्णित जो है विकल्प है, उसमें से सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो सबसे आवश्यक तत्व है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण। तो इसका आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। दूसरा है महादेव पहाड़ियाँ कर्नाटक पठार का हिस्सा है। तीसरा है महादेव पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के पूर्व में है। और चौथा है महादेव पहाड़ियाँ अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो सतपुड़ा जो है, जो कि एक ब्लॉक पर्वत है, पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से प्रारंभ होकर महादेव एवं मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। नेक्स्ट है भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन है दक्षिण पठार, दूसरा छोटा नागपुर पठार, तीसरा लद्दाख पठार और चौथा है बघेलखंड पठार। तो कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। यह वस्तुतः तिब्बत पठार का एक भाग है। तिब्बत पठार के पश्चिमोत्तर भाग में 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला चांगतंग इलाका है, जो भारत के लद्दाख क्षेत्र तक फैला हुआ है। जब कोई दिल्ली से लद्दाख जाता है तो वास्तव में वो पूरी हिमालय श्रृंखला को पार करके तिब्बत के पठार तक पहुंच जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? लद्दाख पठार। नेक्स्ट है प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल या गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पहला घाटी, दूसरा राजमार्ग, तीसरा दर्रा और चौथा पर्वतीय भूभाग। तो प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल को दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्रा। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। कौन है? अन्नाईमुद्री, दूसरा है दोदा बेटा, तीसरा महेंद्रगिरी, चौथा है नीलगिरी। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है अथवा दक्षिण भारत की जो उच्चतम पर्वत चोटी है वो कौन सी है? अन्नाईमुडी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। और यह नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलई पहाड़ी में स्थित है। दोदा बेटा ऐसी दूसरी ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु का छोटा छवि बनाएगा जो उनके सामने रखी जाए? पहला समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है
उत्तल लेंस और चौथा है अवतल दर्पण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। किसी वस्तु का उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी होता है। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। नेक्स्ट है आवर्धक लेंस क्या होता है? तो ऑप्शन है बृहद फोकस दूरी सहित अवतल लेंस, दूसरा है अल्प फोकस दूरी सहित अवतल लेंस, तीसरा है बृहद फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस और चौथा अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। तो जो ये है आवर्धक लेंस है, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस बोलते हैं। ठीक है, उत्तल या अभिसारी जिसको बोलते हैं आवर्धक लेंस के रूप में काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस मतलब अभिसारी ये पूछता है। ठीक है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो अभी बोले कि आवर्धक लेंस मतलब जो है उत्तल लेंस जो है आवर्धक लेंस के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया है? समतल अवतल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा उत्तल लेंस और चौथा बेलनाकार लेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है? तो है ऑप्शन वो गर्म हो जाए, दूसरा उसे सशक्त विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, तीसरा उपयुक्त वेग के इलेक्ट्रॉन उससे टकराएं और चौथा है उपयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है। यह घटना उपयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश धातु की सतह पर गिरने से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? ऑप्शन है कोयला, दूसरा है खाना बनाने की गैस, तीसरा है उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन और चौथा क्या है? निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन। तो इसका आंसर क्या होगा कि शीशे की मात्रा उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में अधिक होती है। नेक्स्ट है आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलीनन, दूसरा है ग्रीस लगाना, तीसरा है जस्ता चढ़ाना और चौथा है पेंट करना। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए पेंट करना, ग्रीस लगाना एवं जस्ता चढ़ाना लाभकारी है, लेकिन जो ये अनिलीनन है ये लाभकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रक्रिया है वो कांच में होता है। ठीक है, कांच को पिघलाकर सांचे में डालकर धीरे धीरे शीतलन करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? अनिलीनीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट है पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? पहला पोटेशियम कार्बोनेट, दूसरा लेड ऑक्साइड, तीसरा बोरेक्स और चौथा है फेरिक ऑक्साइड। तो क्या है? तो पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए बोरेक्स उत्तरदायी है। ठीक है, बोरेक्स का उपयोग जो है बोरोसिलिकेट पायरेक्स कांच के निर्माण में होता है। सर्वप्रथम कार्निंग ग्लास वर्क्स कंपनी द्वारा पायरेक्स कांच का निर्माण किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोरेक्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? तो पोटेशियम, दूसरा है कैडमियम, तीसरा है सोडियम, चौथा है लिथियम। तो जो सभी क्षारीय धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करते हैं, क्योंकि इनका जो आयनन विभव होता है क्या होता है? हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयनन विभव जो है कम होने के कारण ये जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैडमियम। तंतु आहार में शामिल है। पहला है ऑप्शन ग्लाइकोजेन, दूसरा है सेलुलोज, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है वसा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो सेलुलोज है ना एक पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज का बना होता है।
यह तंतु आहार के रूप में लिया जाता है, परंतु इसके पाचन के लिए एंजाइम उपस्थित होने के कारण शरीर में इनका पाचन नहीं हो पाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? ऑप्शन है शरीर से ऊष्मा की क्षति, दूसरा है शरीर से के अनिवार्य द्रव्यों की क्षति, तीसरा है शरीर से लवणों की क्षति और चौथा है पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो इसका आंसर क्या होगा? शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा जो है शरीर से ऊष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो आंसर हो जाएगा पहला, शरीर से ऊष्मा की क्षति। नेक्स्ट है, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? पहला है तेल में हाइड्रोक्सिक समूह, दूसरा है तेल में क्षार तत्व, तीसरा है तेल में असंतृप्ति और चौथा है तेल में कार्बोक्सिलिक समूह। तो जो आयोडीन मान का प्रयोग जो है ना, वो वशीय अम्लों में असंतृप्ति अनसेचुरेशन की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेल में असंतृप्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? ये कोशिका में जो है अचल संपत्ति है। तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा प्रोटीन और चौथा है न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल। इसको क्या मानते हैं? अचल संपत्ति। ठीक है। कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्लों को कहा जाता है। इसकी खोज वर्ष 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशर ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने किया था। नेक्स्ट है, नारायण कार्तिकेयन किस खेल का खिलाड़ी है? पहला फार्मूला 1 कार दौड़, दूसरा है शतरंज, तीसरा है शूटिंग और चौथा क्या है? गोल्फ। तो इसका आंसर क्या होगा? फार्मूला 1 कार दौड़ के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है। गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? पहला है लॉन टेनिस, दूसरा है बिलियर्ड्स, तीसरा है कबड्डी, चौथा है स्क्वैश। तो आंसर क्या होगा? बिलियर्ड्स। जो गीता सेठी है वो बिलियर्ड्स की खिलाड़ी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? पहला अमर सेन, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा सलमान रुश्दी, चौथा है अमिश त्रिपाठी। तो इसका आंसर क्या होगा? अमर सेन। ठीक है। ये पुस्तक है इनका होम इन द वर्ल्ड। ठीक है। इन्हीं को मिला था, अमर सेन को। ये सब न्यू बुक है, जून में पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट है, बिलीफ किसकी आत्मकथा है? किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो पहला है ऑप्शन युवराज सिंह, दूसरा गौतम गंभीर, तीसरा महेंद्र सिंह धोनी और चौथा है सुरेश रैना। तो किसकी है? सुरेश रैना की है। ठीक है। ये रहा सुरेश रैना का बुक बिलीव। ठीक है। ये इनका ऑटोबायोग्राफी है। तो सेट 15 का क्वेश्चन है, दक्कन पैसेज कहाँ स्थित है? दूसरा है किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? नेक्स्ट है, असम राज्य का कौन सा जिला सिलचर के पास भारत बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है? चौथा है, नागालैंड, त्रिपुरा, असम तथा म्यांमार में से कौन राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? और पांचवा है, असम, नागालैंड, मणिपुर तथा भूटान में से किस राज्य की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।